पिछले कुछ अरसे से गवर्नेंस में भी बहुत सारे शिफ्ट्स आए हैं. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन गवर्नेंस. Governance is now employed by policymakers as a concept denoting the diversity of steering instruments and by researchers as a concept for analysis of different types of steering forces and mechanisms. So यहाँ पे आपको जो की वर्ड नज़र आ रहा है that is steering instruments. Again, steering forces and mechanisms. Steering का क्या मतलब है? It means something that is for finding the direction. तो governance जो है पहले it was not used as a steering force or it was not used as a steering instrument, बल्कि इसलिए होती थी कि एक किसी प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सके, किसी प्रोसेस को मॉनिटर किया जा सके. लेकिन अब गवर्नेंस का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक मॉनिटरिंग करनी है या एडमिनिस्ट्रेशन करनी है. इट्स नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस, बल्कि ये है कि आपने डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है, डायरेक्शन को कैसे सेट करना है. आई रिपीट दैट गवर्नेंस इज नाउ एम्प्लॉयड बाय पॉलिसी मेकर्स एज अ कॉन्सेप्ट डिनोटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ स्टीयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पॉलिसी मेकर्स इसको किस तरीके से व्यू करते हैं, एक इस तरीके के कॉन्सेप्ट के तौर पे विच डिनोट्स द स्टीयरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कि किस तरीके से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डायरेक्शन फाइंड करते हैं. एंड सिमिलरली रिसर्चर्स they view it as a concept for analysis of different types of steering forces and mechanisms. Let's see what is the difference between regulation and retroactive monitoring. जो retroactive monitoring है, that is more for regulation and that is more about centralization, जबकि जो आपकी है regulation, steering regulation, that is different, it is deregulation. It is contracting out activities and functions, shifting finance from central to the local level. It is shifting finance from the state to the civil spheres, from earmarked subsidies to performance-based and outcomes-based subsidies, use of performance indicators. इसमें एक और चीज़ जो आपको की टर्म नज़र आएगी, that is from earmarked subsidies to performance-based and outcome-based subsidies. इसको हम कैसे बताएंगे कि ईयरमार्क्ड सब्सिडीज़ क्या हैं? ईयरमार्क्ड सब्सिडीज़ कि आपको जो आपको एलोकेट हुआ है, जो रिजर्व है, आपको वही मिलेगा. फॉर एग्जांपल एक स्कूल को जितना बजट उसको एलोकेट किया हुआ है, जितना बजट उसके लिए रिजर्व है, उतना ही बजट मिलेगा, उतना ही फंड मिलेगा, उससे ज़्यादा या ना कम. लेकिन जो गवर्नेंस का जो नया स्ट्रक्चर आया है, जो कि शिफ्ट आया है, वो अब रेगुलेशन का नहीं है, इट इज़ डीरेगुलेशन. अब यहाँ पे कि स्टूडेंट्स की कितनी तादाद है, पर स्टूडेंट आपने कितना इन्वेस्ट करना है, उस स्कूल की डिमांड क्या है. तो देयर इज़ नो फिक्स्ड बजट फॉर अ स्कूल. स्कूल की डिमांड के हिसाब से आपका बजट चेंज हो सकता है. इसी तरीके से एक टाइम था जब आपको टीचर्स को जितनी उनकी लिख दी जाती है कि आपको इतनी इंक्रीमेंट मिलेगी, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, रेगुलेटरी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के अंदर आपको उतनी इंक्रीमेंट ही सालाना मिलेगी. लेकिन जो डीरेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो कि रिट्रोएक्टिव मॉनिटरिंग है, वहाँ पर इट इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड. इफ़ अ टीचर इज़ वेरी मच इनोवेटिव, इफ़ अ टीचर इज़ वेरी रेगुलर, इफ़ अ टीचर is showing performance, the most important thing is showing performance, तो उसको उस हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगी. It is not fixed, it is not earmarked, rather it is earned. So this is the difference between regulatory regulatory governance and deregulatory governance. So क्योंकि governance shift हो रही है from regulatory to deregulatory,
इसी हम तरह से ये जो इसके बाकी की जगहों पे गवर्नेंस शिफ्ट हो रही है, तो इसके असरात जो है हमें एजुकेशन के ऊपर भी नज़र आते हैं. एंड नाउ इफ़ वी वांट टू यूज़ द मॉडल ऑफ रेगुलेटरी गवर्नेंस, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर अ गवर्निंग बॉडी to excel or to perform. So deregulatory governance is more liked and is being more used all over the world.